मैं विजय सर। शुभ संध्या। आज फिर एक बार पुनः भूगोल की क्लास में अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं बताया था कि जो उच्चावच है, उच्चावच का मैं पार्ट 1 पार्ट 2 दिया था, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे चीजें थी जो रह गई थी, इसलिए मुझे पार्ट 3 भी बनाना पड़ रहा है। और पार्ट 3 के बाद से आपको कंप्लीटली उच्चावच का कोई भी पोर्शंस, चाहे वो आपका महाद्वीप रहा, महासागर रहा, महाद्वीप के साथ साथ प्रायद्वीप रहा, आज वो सब मैं बता दिया हूं। लेकिन आज मैं पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील, झरने, ग्लेशियर, हिमानी के तरफ चर्चा करते हुए आज इसके अंतिम बिंदु के तरफ अग्रसित होते हैं। और उच्चावच पार्ट 3 में आपका संपूर्ण उच्चावच यानी उच्चावच 1, उच्चावच 2, उच्चावच 3, रिलीफ 1, रिलीफ 2, रिलीफ 3, अगर आप तीनों पार्ट देख ले रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार के उच्चावच से संबंधित किसी भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं उच्चावच के तरफ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपको हम द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के बारे में बता दिए थे। उसके अंतर्गत प्रायद्वीप या उपमहाद्वीप भी, द्वीप भी, लेकिन उसमें रह गया था द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पर्वत, पठार और मैदान। तो सबसे पहली बात करते हैं पर्वत की, जिसे अंग्रेजी में माउंटेन कहते हैं। पर्वत और पठार में बहुत विशेष अंतर नहीं है। क्यों पर्वत पर्वत कहलाता है, क्या पठार पठार कहलाता है? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जिस धरातल खंड की ऊंचाई अगर 950 मीटर से अधिक है, जिस धरातल खंड की ऊंचाई 950 मीटर से अधिक है, लेकिन अगर उसका शीर्ष नुकीला नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका है पर्वत और पठार होने में शीर्ष का नुकीला होना, उसकी चोटी का नुकीला होना, उसका शिखर नुकीला होना, यही मेन मुद्दा है। इस वजह से कोई पर्वत पर्वत बन जाता है और कोई पठार पठार बन जाता है। तो आपको बता दें पर्वत किसे कहते हैं? जिस धरातल की ऊंचाई 950 मीटर से अधिक हो, उसका शीर्ष नुकीला हो, और जब नुकीला होगा तो वहां से निकलने वाली जो नदियां होंगी उनका ढाल भी क्या होगा? तीव्र होगा। इसलिए पर्वतों से निकलने वाली जो भी नदियां होती हैं उसमें अपरदन बहुत तीव्र होता है, और इस कारण से वो क्या करती हैं? बाढ़ का कारण बनती है। जैसे आप हिमालय के संदर्भ में बात करेंगे, हिमालय या पोआ के तंत्र में, तो सिंधु प्रणाली, ब्रह्मपुत्र या गंगा प्रणाली, यमुना प्रणाली, जो भी ये नदियां हैं सभी बाढ़ का कारण कहीं ना कहीं बनती हैं, और इनका वेग बहुत तीव्र है, अपरदन बहुत तेजी से करती हैं। तो इस प्रकार से ये पर्वत कहलाता है, समझिएगा। ठीक है, जैसे अब हिमालय है, धरातल खंड की ऊंचाई 950 मीटर से अधिक है ही है, रॉकीज है, एंडीज है, ऑल्पस है। तो प्रश्न बनता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो हिमालय है। विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन है? तो एंडीज है। भारत का लंबा व ऊंचा पर्वत कौन है? तो हिमालय है। ठीक, लेकिन एक प्रश्न आजकल बहुत ज्यादा पूछ रहा है, राजस्थान टेट में पूछा है, मध्य प्रदेश में पूछा था कि विश्व का सबसे ऊंचा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो पर्वतों को ही सबसे ऊंचा पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। हालांकि मैं सुपर टेट और टेट का जब वीडियो दूंगा तो उसमें जितने भी पारिस्थितिक तंत्र हैं उनके सब आपको क्लियर करेंगे। लेकिन आपको पर्वत यहाँ पे कंफर्म हो गया कि पर्वत जिस धरातल खंड की ऊंचाई 950 मीटर हो, नदियों का ढाल तीव्र हो, क्योंकि शीर्ष नुकीला होगा, तो वो पर्वत कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं पठार के तरफ। नेक्स्ट चलते हैं पठार के तरफ। पठार क्या है? एक चीज और बता दे आपको, जो पर्वतों में थोड़ा सा पॉइंट छूटा था, कि पर्वतों का कभी कभी प्रतिशत पूछ देता है कि समस्त धरातल पर पर्वतों का जो प्रतिशत है वो कितनी मात्रा में है। तो समस्त धरातल पर पर्वतों का जो विस्तार है वो 27% भाग पर है। इसका ट्रिक याद रखिएगा, 27, 33, 41। 27 का मतलब पर्वत है, 33 का मतलब पठार है, और 41 का मतलब मैदान होगा। तो आपको हम पठार पे लेके चल रहे हैं। अब फिर पठार का क्या कंडीशन होता है कि उसे हम पठार कहते हैं? तो सबसे पहली विशेषता ये होती है कि जिस धरातल की ऊंचाई 650 मीटर से अधिक हो लेकिन 750 मीटर से कम हो, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है कि उसका शीर्ष सपाट हो। सपाट से मतलब चौरस हो, छत जैसा हो, चौड़ा हो। ठीक है,
और जब वो उसका शीर्ष चौड़ा होगा तो वहां से निकलने वाली जो नदियां होंगी उनका ढाल भी क्या होगा, मध्यम होगा। तो इस प्रकार की अगर संरचना कहीं आपको देखने को मिलती है तो बिना निसंकोच आप कह सकते हैं कि वो पर्वत नहीं बल्कि क्या है, पठार है। ठीक है, एक बार फिर बता दे रहे हैं कि जिस धरातल की ऊंचाई 650 मीटर से लेकर के 750 मीटर के बीच हो तथा उसका शीर्ष केवल सपाट हो, वहां से निकलने वाली नदियों का ढाल मध्यम हो, पठार कहलाता है। ठीक है, जैसे तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार, बोल्बिया का पठार, मंगोलिया का पठार, कॉलोराडो का पठार इत्यादि, ये सभी क्या है, पठारों के बात। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, क्योंकि जिन पठारों की हमने जिक्र किया है इन सबकी ऊंचाई कहीं ना कहीं 750 मीटर से अधिक हो रही है। आपके सामने भी अभी हम रखेंगे ऊंचाई को, तो आप कहेंगे कि सर एक तरफ कह रहे हैं कि 650 मीटर से अधिक हो और 750 मीटर से कम हो, तो इसका आपको हम पहले ही बताए थे कि पर्वत और पठार में सिर्फ व सिर्फ केवल किसका है, तो शीर्ष सपाट होने का जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो पठार हो जाएगा। और वही शीर्ष इसका नुकीला हो गया तो या तो पहाड़ी हो जाएगी या तो आपके पर्वत कहलाएगी। कुछ पठारों से जो प्रश्न आता है वो कौन कौन सा प्रश्न आता है, तो आपको पहली बता दें कि पहला प्रश्न पूछता है कि समस्त धरातल का जो प्रतिशत है वो पठारों पर कितना है। तो समस्त धरातल के भाग पर कितने प्रतिशत पठार पाए जाते हैं, तो समस्त धरातल पर पठारों का जो प्रतिशत है वो 33% भाग पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज एकदम याद रखिएगा। छोटे से बड़े एसएससी, बैंक, रेलवे, सुपर टेट, किसी भी एग्जाम्स में, यहाँ तक कि लोअर पीसीएस में भी ये प्रश्न पूछ देता है। नेक्स्ट बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की पठारों से। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर के करीब है, जिसे विश्व का छत कहा जाता है, रूफवे ऑफ वर्ल्ड। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका शीर्ष अगर सपाट है तो इसके बीच का जो सूर्य की किरणें आएंगी इसके ऊपर से वो नीचे नहीं पहुंच पाएंगी, वर्षा होगा तो भी नीचे नहीं, इस प्रकार से इसमें छिपने की जगह, इसलिए इसे कहा जाता है पूरे विश्व का छत या संसार का छत इसे कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तिब्बत के पठार को ही पामीर की गांठ कहा जाता है। पामीर की गांठ, तिब्बत का पठार अगर दिया हो ऑप्शन में तो तिब्बत का पठार, नहीं तो आपको पामीर का पठार मारना है। ठीक है, फिर बात करते हैं कॉलोराडो का पठार उत्तरी अमेरिका में। कॉलोराडो को अक्सर पूछता है कि इसकी स्थिति से पूछता है कॉलोराडो को, तो उत्तरी अमेरिका में जिसकी ऊंचाई 2500 मीटर के लगभग है। नेक्स्ट बोल्बिया का पठार दक्षिणी अमेरिका में है, जिसकी ऊंचाई 3660 यानी 3660 मीटर है। आप ऊंचाई देख करके भ्रम में मत पड़िएगा, अभी पहले ही हम बताएं कि ऊंचाई इंपॉर्टेंट नहीं है पठार के लिए, बल्कि उसका शीर्ष का होना इंपॉर्टेंट है। फिर भारत की बात करें तो भारत का सबसे लंबा पठार दक्कन का पठार है। दक्कन को ट्रैप कहा जाता है। ट्रैप वह चीज होता है जो लावे, ज्वालामुखी उद्गार से निकला हुआ लावे से निर्मित मैदान को ट्रैप कहा जाता है। पठारों का पठार इंपॉर्टेंट प्रश्न है सुपर टेट के दृष्टिकोण से। पठारों का पठार किसे कहा जाता है, अर्थात जो भारत का पठार प्रायद्वीपीय पठार है उसमें बहुत सारे पठार लगे हुए हैं एक साथ। दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, मालवा का पठार, इस तरीके बहुत सारे। जब आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें पठारों की चर्चा करेंगे। तो भारतीय प्रायद्वीप को पठारों का पठार कहा जाता है। इसका रीजन है कि बहुत सारे पठार जो है वो लगा हुआ है, इसलिए प्रश्न आता है कि पठार, विश्व में पठारों का पठार किसे कहा जाता है, तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार को ही पठारों का पठार कहा जाता है। एक प्रश्न और चल रहा है, भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, लद्दाख का पठार है जो जम्मू कश्मीर में है। फिर नेक्स्ट, पठारों को खनिजों का धनी कहा जाता है। आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि यह समतल भूमि का भाग होते हैं, इसलिए धरातल के संपर्क में होते हैं और ये अक्सर करके ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होते हैं। और ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होने के कारण से लावा या से जो मैदान बनता है इसमें खनिजों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए जितने भी खनिज हैं वो सभी पठारों पे पाए जाते हैं। इसलिए इसे कहा गया है, पठारों को खनिजों का धनाढ्य या धनी कहा जाता है।
नेक्स्ट, असमतल भूमि के कारण ही, अब आप देखेंगे तो इन सड़कों को अगर ऐसे हम कर दें तो इसमें बहुत कम समय लगेगा और ये कहीं ना कहीं परिवहन का साधन बन जाएंगी। इसलिए पठार परिवहन के लिए सुविधा युक्त होते हैं। लेकिन एक कंडीशन, इसकी बुराई क्या है, इसकी एक हानि क्या है कि पठारों में खनिज तो मिलते हैं लेकिन असमतल भूमि के कारण से यहाँ पे उपजाऊ भूमि नहीं होती तो जनसंख्या कम होता है, इसलिए पठारों में जनाधिक्य कम होता है। असमतल भूमि को ही पिडमांट पठार कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है पिडमांट पठारों की संख्या, तो जो असमतल भूमि होते हैं उन्हीं को पिडमांट पठार कहा जाता है। जैसे भारत का दक्कन का पठार पिडमांट पठार का उदाहरण है। तो आपको पर्वत समझ में आया, पठार समझ में आया। नेक्स्ट अब चलेंगे मैदान के तरफ। ठीक है, अब आते हैं फिर आप लोगों को द्वितीय श्रेणी का उच्चावास खत्म हो गया है, उसके संदर्भ में खत्म नहीं हुआ, मैदान रह गया था। मैदान की तरफ चलते हैं तो बात करते हैं कि मैदान कहते किसे हैं। तो वह स्थलाकृति या उबड़ खाबड़ हो, वह समतल हो, दोनों मैदान कहलाएगी, ये याद रखिएगा। मैदान को अंग्रेजी में प्लेन कहते हैं, बहुत सारे लोग फील्ड बताते हैं, फील्ड का मतलब होता है केवल खेल का मैदान, लेकिन यहाँ ज्योग्राफी की भाषा में जो है वो प्लेन बोला जाता है मैदान को। ठीक है, तो समतल हो या उबड़ खाबड़ हो, उबड़ खाबड़ होगा तो असमतल होगा। और जो नदियों से निर्मित मैदान, तो एक प्रकार से क्या है कि वह स्थलाकृति उबड़ खाबड़ हो, वह समतल हो, अर्थात 350 मीटर से कम है और 150 मीटर से अधिक है। ठीक है, तो असमतल मैदान कहलाएगी। लेकिन जिसकी ऊंचाई 150 मीटर से कम होकर के पृथ्वी के सापेक्ष जा रही, एकदम छू करके पृथ्वी को जा रही है, वह समतल मैदान कहलाता है। समतल मैदानों का निर्माण अक्सर करके प्रायः देखा गया है नदियों के दोआबों के बीच होता है। दोआब, नदियों का बेसिन जो बोला जाता है, बेसिन का मतलब किनारा, उसी के बीच होता है। जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, यमुना है, नील है, अमेजन है, यांगत्से है, हांगहो है। और इस मैदानों की एक विशेषता ऐसी होती है, मैदान उपजाऊ होते हैं, डेल्टाई होते हैं, इसलिए यहाँ पे जनाधिक्य का जो स्वरूप है वो सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं असमतल मैदान। ये अक्सर करके ज्वालामुखी से निर्मित मैदान होते हैं, खनिजों के संसाधन से युक्त होते हैं, जैसे भारत का प्रायद्वीपीय मैदान। लेकिन यहाँ समस्या जनाधिक्य की नहीं होती, यहाँ न्यूनतम जनसंख्या या न्यूनाधिक की समस्या रहती है। अब बात करते हैं कि नदियों से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है, तो समप्राय मैदान कहा जाता है, या इसे ज्योग्राफी की भाषा में पेनीप्लेन कहा जाता है। तो पेनीप्लेन किससे संबंधित है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है पेनीप्लेन किससे संबंधित है, तो नदियों से निर्मित मैदान को पेनीप्लेन कहा जाता है, यह अपरदनात्मक स्थल रूप है। बालू से निर्मित मैदान को पेडीप्लेन कहा जाता है, बालू से निर्मित मैदान को पेडीप्लेन कहा जाता है, या इसे बजाडा या यार्डांग या ज्वारेंग इस टाइप का जो है उसे बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान। अक्सर करके प्रश्न पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान कोई और नहीं, गंगा व ब्रह्मपुत्रा का मैदान है, जिसे भारत में सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है, जो पश्चिम बंगाल में निश्चित है। और सुंदरवन का डेल्टा सुंदरी वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए उसका नाम सुंदरवन डेल्टा है। दूसरा कारण, सुंदरवन डेल्टा में बंगाल टाइगर या रॉयल टाइगर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं हिमानी द्वारा निर्मित मैदान को टिल मैदान या आउटवाश मैदान भी कहा जाता है। तो टिल मैदान या आउटवाश मैदान का संबंध किससे है, तो हिमानी से है। ठीक, आपका द्वितीय श्रेणी का उच्चावच पूर्णतः कंप्लीट हो गया। तृतीय श्रेणी के उच्चावच के तरफ चल रहे हैं। थर्ड ऑर्डिनरी रिलीफ में आपको बताए थे कि नदी आता है, झील आता है, झरने आते हैं, ग्लेशियर्स, हिमानी और वन को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहली बात हम करेंगे कि नदी किसे कहते हैं, ऐसी जलधारा जो पर्वतों से निकलकर मैदानी क्षेत्रों से होते हुए अंततः सागर में विलीन हो जाती है, नदी कहलाती है।
ऐसी जलधारा जो पर्वतों से निकल कर, जैसे सपोज दैट ये पर्वत है और यहाँ से कोई जलधारा निकल रही है, तो ये वाला अगर जल ऊंचाई से गिर रहा है तो यहीं पे आपका जल प्रपात हो जाता है और फिर ये मैदानी क्षेत्रों में पहुंच करके, उबड़ खाबड़ भागों में पहुंच करके ये अंततः सागर में विलीन हो जाता है। इसलिए इसका नाम क्या है? नदी है। अब तो समझ में आ गया होगा। जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यांग, अमेजन, नील इत्यादि ये जितनी भी नदियां हैं सभी कहीं ना कहीं नदियों के उदाहरण हैं। ऐसी जलधाराएं जिनका जलधारा पर्वतों से निकल करके मैदानी क्षेत्रों से होते हुए अंततः सागर में विलीन हो जाए उसे हम नदी कहते हैं। कुछ क्वेश्चन है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसका बहाव क्षेत्र अधिक है 6695 किलोमीटर, तो सबसे दूरी तय करती है, इसलिए इसे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी को कहा जाता है। जबकि विश्व की सबसे बड़ी नदी, ध्यान रखिएगा लंबी और बड़ी में थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए है, बरकरार रहता है लोगों को। बड़ी से यहाँ क्यूसेक पावर क्षमता का लिया गया है। क्यूसेक से मतलब ऐसा है कि जल को रखने की क्षमता को क्यूसेक में काउंट किया जाता है। आयतन में जो जल होता है वो कितना रखता है, तो जल रखने की क्षमता जो है वो अमेजन के पास है। इसलिए विश्व की सबसे बड़ी नदी या गहरी नदी का जो स्वरूप है वो अमेजन, या जल धारण करने की क्षमता रखने वाली नदी अमेजन, लेकिन बहाव के दृष्टिकोण से वो नील नदी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका द्वितीय श्रेणी का उच्चावच भी नदी समाप्त हो गया है। अब झील, झरने, ग्लेशियर्स और हिमानी को आगे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज मैं भूल गया हूं लेकिन आप ले लीजिए। आइए फिर से देखा जाए। झील, लेक, धरातल के ऊपर गहरे खड्डों में जल का पाया जाना ही झील कहलाता है। जो धरातल है, जिस सपोर्टेड मान लीजिए धरातल है और कभी पर्वतों से ये जल निकल करके आ रहा है, इधर से निकल करके आ रहा है, तो ये अपरदन जब करता है तो एक बंद क्षेत्र कर देता है और इस बंद क्षेत्र के संदर्भ में भूस्खलन हो गया या किसी भी प्रकार, तो जो वर्षा का जल है या ज्वालामुखी उद्गार हुआ सपोर्ट दैट, तो जब कोई ज्वालामुखी धरातल को फाड़ करके बाहर आती है तो इसके संदर्भ में इसका टुकड़ा नीचे चला जाता है और इसका जो काल्डेरा होता है वो बड़ा होता है। वर्षा का जल जब संचय होने लगता है तो इसे भी झील का ही नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से झील बहुत सारे प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से जो इसका प्रकार है झील का, वो दो प्रकार का है। एक प्राकृतिक झील है और दूसरा मानव निर्मित झील है। तो प्राकृतिक झील प्राकृतिक तत्वों से निर्मित होती है, जैसे ज्वालामुखी निर्मित झील है जिसे कहा जाता है लावा या कुली या क्रेटर झील। ये झीलों के स्वरूप है। ठीक है, ये लावा या क्रेटर या कुली झील बोला जाता है। अगर हिमानी से निर्मित है तो हिमताल, टार्न या पिडमांट झील होगी। वो नदी से निर्मित है तो प्रपाती होगी। प्रपाती का मतलब झरने से नीचे आकर के गिरी है। गोखुर डेल्टाई क्षेत्रों के संदर्भ में डेल्टाई झील है और गोखुर होगी तो ये लवणीकरण होगा। लैगून झील ही इसे बोलते हैं, गोखुर झील को। नेक्स्ट पवन द्वारा निर्मित झील है जिसे बोला जाता है पैलाया सैलिना झील। और भूमिगत झील तो आपको बता दे रहे हैं, जो भूमि के अंतर्गत जो जल काट करके अपरदन करता है भूमि को, उसके द्वारा गर्त या खट झील का निर्माण होता है। और मानव निर्मित झील की बात अगर हम करें तो विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं, चाहे वो सिंचाई परियोजना हो जाए या आपके क्या नाम है कि विद्युत परियोजना हो जाए या अन्य किसी भी प्रकार की अगर परियोजना से संबंधित बांध का निर्माण किया गया है, कृत्रिम जलाशय का निर्माण है, तो कृत्रिम झील का उदाहरण ले लेता है। इसलिए झील को कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में भी शामिल किया जाता है और वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो बांध को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका झील है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं झरना, जलप्रपात का। क्या है जलप्रपात? तो जल का ऊंचाई से गिरना जलप्रपात कहलाता है, अर्थात पर्वतों से जब जल गिरकर मैदानी क्षेत्रों के बीच की अवस्था, आपको पहले ही हम समझा दे रहे हैं। ये सपोज दैट ये कोई पर्वत है और इस पर्वत से कोई जल अगर ऊंचाई से गिर रहा है तो इसके बीच की अवस्था और यहाँ पे मैदान है,
तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बहुत तेज धारा होगी, इसी अवस्था को हम जल प्रपात कहते हैं। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल्स जलप्रपात है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग झरना जो कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद गरसोप्पा है, और अक्सर करके जो झरनों के केंद्र हैं वो आपके कर्नाटक में या दक्षिण भारत के संदर्भ में ही पाए जाते हैं। तो आपका झील भी खत्म हो गया और जलप्रपात भी बचा है, ग्लेशियर्स और हिमानी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे आपको बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या है? बर्फ के शिलाखंड जो होते हैं उन्हीं को ग्लेशियर्स कहा जाता है। इसको समझने के लिए क्या, जब जल ओसांक बिंदु, ओसांक का मतलब जल गर्म होता है और उसका तापमान बढ़ा होता है, मानसून आते ही जल फिर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और वो हिमांक बिंदु में आकर के पर्वतों के ऊपर जम जाता है, उसे ग्लेशियर कहते हैं। एक शब्द में कहा जाए तो बर्फ की चट्टान को ही ग्लेशियर कहा जाता है। सपोज दैट ये अगर पर्वत है और तापमान इतना तेज हुआ, वर्षा का जल ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद संघनन हुआ, संघनन होने के बाद से अब वो उषांक में ना होकर के हिमांक में बदल गया, यानी हिमांक में जब बदलेगा जल तो बर्फ बन जाएगा और बर्फ की जो चादर है वो इन्हीं पर्वतों पे आ जाती है और एक बड़े खंड के रूप में आ जाती है, जिससे ये पर्वत सभी रूप से सभी तरफ से हिमाच्छादित होते हैं, हिम से आच्छादित होते हैं, हिम से घिरे होते हैं। इसी को ग्लेशियर्स कहा जाता है। ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर्स को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर्स है। अब उसी का ठीक उल्टा है हिमनद। हिमनद कैसे बनता है? पर्वतों से निकलती बर्फ की जलधारा को ही हिमनद कहा जाता है। इसका स्वरूप क्या है कि जब जल पर्वतों पर हिमांक से बदल करके, क्यों बदलता है? तापमान बढ़ने के कारण उषांक बिंदु में बढ़ने लगता है, तब वह पिघल करके वो जो बर्फ की चट्टानें थी, अब तापमान इन पे पड़ना शुरू हो जाएगा ये सूर्य की किरणों का, और जब सूर्य की किरणों का तापमान बढ़ना शुरू हो जाए तो ये बर्फ पिघलने लगेगा, और जब पिघलेगा तो ये पर्वतों से नीचे के तरफ आएगा। इसी को हिमनद कहा जाता है। तो नीचे जलधारा के रूप में आने लगता है, इसे ही हिमानी या हिमनद कहते हैं। अक्सर करके ये हिमनद जो होते हैं वो नदियों के उत्पत्ति के केंद्र माने जाते हैं। जैसे आपके पूछता है ना गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना कहाँ? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है। इसी तरीके से हिमालय पर्वत पर बहुत सारे ऐसे हिमनद हैं, जैसे बियाफो है, बाल्टोरा है, इत्यादि ऐसे हिमनदों का उल्लेख किया जाता है। ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट वीडियो हो गया, और जो भी मतलब उच्चावच से संबंधित है, उच्चावच में आपको यही पढ़ना है, और यही उच्चावच आपको समस्त धरातल, समस्त पृथ्वी पर पाए जाएंगे, चाहे विश्व के भूगोल के अंतर्गत या भारत के भूगोल के अंतर्गत। इन्हीं उच्चावचों का अध्ययन करना ही संपूर्ण ज्योग्राफी का या भूगोल का अध्ययन करना कहलाता है। ठीक है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि मेरे इस छोटे से प्रयास से आपको उच्चावच समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। और एक चीज और मैं कह दे रहा हूं कि स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट निश्चित रूप से करें, जिससे कि एक प्रयास मेरा ये लगे कि मैं जिस कदम के तरफ जा रहा हूं, जिस ओर जा रहा हूं, वो सफल है, और कहीं ना कहीं मेरे बच्चों को या मेरे विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इसी के साथ ही अब जो भी वीडियो जाएगा आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा, सोलर सिस्टम से होगा या मिट्टी से होगा, मतलब अब ज्योग्राफी के पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उच्चावच जो आपको पहले इसलिए मैं बताया हूं क्योंकि यही बेस ऑफ ज्योग्राफी है, यही बेस है भूगोल का, यही एक भूगोल की नींव है, जो विश्व के संदर्भ में यही सब हमको पढ़ना है और भारत में भी हमको यही पढ़ना है। इसलिए आज के लिए शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय कामना के साथ शुरू हो। ठीक है। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।